नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, चैप्टर है वो तीसरा है। इससे पहले पहला और दूसरा चैप्टर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है आपको वो पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि ये चैप्टर दोनों काम के थे नहीं। वेरी गुड इवनिंग जी। तो इसको फालतू टाइम वेस्ट मत करना, आप डायरेक्ट तीसरा चैप्टर पढ़ सकते हो। पहले और दूसरा चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ काम की नहीं है, तो फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने सुबह भी बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, कई चीज़ें अनवांटेड है उसे उसमें पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत करना। काम की चीज़ें पढ़ो और बाकी फालतू की चीज़ें हैं मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो वाला कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना। चैप्टर है तीसरा, चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। वेरी गुड इवनिंग जी। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज और शक्ति संसाधन या शक्ति संसाधन, संसाधन शक्ति कहो या संसाधन शक्ति संसाधन भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम खनिज के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सौरभ मिश्रा जी वेरी गुड इवनिंग। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खनिज होती क्या है, मिनरल्स किसे कहा जाता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पता ना हो कि मिनरल किसे कहा जाता है, खनिज किसे कहा जाता है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करूं, ऐसी चीजें जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित हो। ये मेरे सामने फोन पड़ा है, ये लैपटॉप पड़ा है, क्या ये खनिज है? क्या लैपटॉप को आप खनिज कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, बिकॉज कि लैपटॉप है वो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल नहीं है, इंसान ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। इसमें जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हो सकती है, इसमें जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक हो सकती है। जैसे कि ये पेन है, पेन ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है, इसमें और भी चीज़ें डाली गई है, तो ये है जो प्राकृतिक से चीज़ें प्राप्त हो सकती है, परंतु इसे इंसान ने मैन्युफैक्चर किया है। तो क्या ये खनिज कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। खनिज किसे कहा जा सकता है? जो चीज़ें हमें प्रकृति में उपलब्ध हो, जो चीज़ें हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाए, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से प्रोवाइड की जाए या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, खनिज कहलाती हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सॉलिड। खनिज एक प्राकृतिक रूप से पदार्थ है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे नहीं कह सकते कोई भी खनिज ऐसा नहीं है जिसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो प्रत्येक खनिज है उसका एक रासायनिक संगठन है, प्रत्येक खनिज का एक रासायनिक संगठन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ठोस पदार्थ है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह पृथ्वी के चट्टानों में पाया जाता है जो असमान रूप से वितरित है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कहीं पर खनिज है वो ज़्यादा है, कहीं पर खनिज बहुत कम देखने को मिलते हैं, कहीं पर कोई और खनिज जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोयला किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, हो सकता है दूसरे क्षेत्र में कोयला बहुत कम हो। एक क्षेत्र में सोना ज़्यादा हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में हो सकता है सोना कम हो। तो ये असमान रूप से वितरित है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है खनिजों का, रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। खनिज है वो असमान रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नमक, ग्रेफाइट, कोयला, बॉक्साइट, सोना, ये सारी है वो खनिज के एग्जाम्पल है। इसकी विशेषता क्या है? जो भी मिनरल्स होते हैं खनिज, उसकी विशेषता क्या है? अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसकी विशेषता के बारे में बात करें, तो सबसे पहली विशेषता यही है कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये नेचर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचुरल रूप से उपस्थित है, इसे आप बना नहीं सकते। आपको लगता है कि क्या आप सोने को बना सकते हो, गोल्ड को मैन्युफैक्चर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसमें शुद्धिकरण कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो, परंतु आप सोने को बना नहीं सकते हो, बॉक्साइट को बना नहीं सकते हो। यानी कि ये जो है वो खनिज प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, खनिज है वो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। पहला पॉइंट याद रहेगा। इसका रासायनिक गुण होते हैं, जैसे कि घुलनशील भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, थोड़े से होते हैं लिक्विड के बीच में भी हो सकते हैं। तो इसके अलग अलग फॉर्म हो सकती है, इसकी अलग अलग फॉर्म हो सकती है। इसके रासायनिक गुण हो सकते हैं, यानी कि इसके केमिकल गुण हो सकते हैं, इसके फिजिकल भी कुछ गुण हो सकते हैं। तो ये खनिज की विशेषता है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित है।
इसके रासायनिक गुण हो सकते हैं, साथ ही साथ में इसके भौतिक गुण भी हो सकते हैं। खनिजों के बारे में पता है। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं। इनका एक रासायनिक संगठन होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट, कोयला, बॉक्साइट, सोना, ये सारी खनिजों के एग्जाम्पल है। विशेषता क्या है? प्राकृतिक रूप से बनते हैं, साथ ही साथ में इनका रासायनिक गुण होता है और इसके अलावा इनका भौतिक गुण भी होता है। ये इसकी कुछ विशेषता है। किसकी? खनिजों की विशेषता है। ये देखो, दो प्रकार के खनिज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक का मतलब होता है मेटल, मेटल, और अधात्विक का मतलब होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल। धात्विक मतलब जहाँ पे धातु का रिएक्शन हो, जैसे कि वो है जो जो धातु होता है, जो धात्विक खनिज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उसके सुचालक होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश कर सकती है। अधात्विक होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश नहीं कर सकती है। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ोगे तो वो काम नहीं करेगा, तो वो अधात्विक खनिज होता है। तो एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। धात्विक में लोह होते हैं, अलोह हो सकते हैं। लोह मतलब जिसमें आयरन होते हैं, फेरस होते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं। खनिजों के प्रकार, खनिजों के दो प्रकार होते हैं। खनिजों का जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, इसके आधार पर खनिजों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है धात्विक खनिज, जिसे हम मेटालिक भी कह सकते हैं, जिसे हम मेटालिक खनिज मिनरल्स भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स। पहला मेटालिक से, दूसरे हैं नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मतलब जो धातु से प्राप्त होते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेटल से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में इसमें बिजली और ऊष्मा का संचालन होता है। जो करंट होती है ना, करंट यहाँ से थ्रू पास हो सकती है, इसके थ्रू करंट है वो पास हो सकती है। क्या ये नॉन मेटालिक से करंट पास हो सकती है? नहीं हो सकती है। मेटल से है वो करंट पास हो सकती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये बिजली और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें बिजली और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, बिजली और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। साथ ही साथ में चमकदार होते हैं, यानी कि शाइनिंग भी होती है। लोहा है उसमें चमकता है, चांदी है वो चमकती है। क्या प्लास्टिक चमकेगा? प्लास्टिक नहीं चमकेगा। उदाहरण के लिए आप आयरन ओर कह सकते हो, लोहा मैग्नीज कह सकते हो, बॉक्साइट कह सकते हो, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे है वो कोष के एग्जाम्पल है। ये धात्विक खनिज के एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे है वो धात्विक खनिजों के एग्जाम्पल है। धात्विक खनिज समझ में आई? किसे कहा जाता है? जो मेटालिक होते हैं, जिसमें धातु से प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? धातु से होते हैं। जिसमें बिजली का संचालन इजीली होता है, इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू पास होती है। साथ ही साथ में वो चमकदार होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। फिर यहाँ पे बात की जाती है, एक होता है फेरस मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ऐसा धातु जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे हम फेरस कह सकते हैं या लोह खनिज कह सकते हैं, उसे लोह खनिज कह सकते हैं। दूसरा होता है अलोह, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसे हम नॉन फेरस मिनरल्स भी कह सकते हैं। तो एक है फेरस, एक है नॉन फेरस। फेरस जिसमें लोहे की मात्रा हो, नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा न हो। ठीक है। खनिजों के दो प्रकार हैं, एक है धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक दो टाइप के हैं, एक है लोह खनिज, एक है अलोह खनिज। लोह खनिज मतलब फेरस मिनरल्स और अलोह मतलब नॉन फेरस मिनरल्स। ये पॉइंट याद रहेंगे, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ये तो बच्चों वाला खेल है, सारे बच्चों को याद है खनिज क्या होते हैं, इसके क्या प्रकार है। ठीक है। लोह क्या होता है, अलोह क्या क्या होता है, ये तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है, फालतू इसमें माथाकूट करनी नहीं है। नेक्स्ट होता है अधात्विक, नॉन मेटालिक मिनरल। क्या होता है नॉन मेटालिक मिनरल? नॉन मेटालिक मतलब जिसमें मेटल नहीं हो, जो धातु से प्राप्त नहीं होते हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं। जिसकी प्राप्ति हमें धातु से नहीं होती है वो नॉन मेटालिक होते हैं। इनका जो कार्य होता है वो दवाइयों में किया जा सकता है, निर्माण कार्य में इसका यूज है वो किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन यानी कि चूना है वो कैसा है? नॉन मेटालिक है। माइका एक प्रकार की मिट्टी मान लो, मिट्टी का थोड़ा बड़ा रूप है माइका, वो है। जिप्सम, ये क्या है? ये सारे है वो नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक मिनरल कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन कह सकते हो, माइका कह सकते हो, जिप्सम कह सकते हो, ये सारे हैं वो नॉन मेटालिक है। याद रहेगा। अब बात करते हैं हम मिनरल फ्यूल्स के बारे में। खनिज जो होते हैं ना, खनिज, उनसे कौन कौन से ईंधन प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो खनिजों से हमें ईंधन भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला एक खनिज है। कोयले से हमें, कोयले का उपयोग हम कहाँ करते हैं? कोयले का उपयोग हम एनर्जी जनरेट करने में करते हैं। पेट्रोल खनिज है, पेट्रोल की जगह आप लिख सकते हो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या है? एक कच्चा तेल है, कच्चा तेल है। ये क्या है? ये खनिज है। इसका उपयोग एनर्जी के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
कच्चे तेल का उपयोग हम एनर्जी के लिए करते हैं। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैसेस होती हैं वो भी एक खनिज है जिसका उपयोग भी हम ऊर्जा के लिए करते हैं। ये सारे सारे अधात्विक है। ये सारे के सारे कैसे खनिज है? ये सारे के सारे है वो अधात्विक खनिज है। ये नॉन मेटालिक खनिज है, मेटालिक नहीं है। ठीक है। धात्विक ईंधन मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ खनिज है वो ईंधन के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं। कुछ खनिज है वो ईंधन के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये अधात्विक खनिज है और इनका यूज है वो धात्विक खनिज के रूप में यानी कि ईंधन के रूप में भी इनका यूज है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है, ये जो कुछ मेथड दिए हुए हैं, कुछ विद्या बताई गई है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इन विधियों का उपयोग किया जाता है खनिज के निष्कर्षण में। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? निष्कर्षण का मतलब होता है, मान लो ये खनिज है, ये अशुद्ध है, इसमें से अशुद्धियों को हटाना है और शुद्धियों को निकालना है, मतलब इसमें से प्योर फॉर्म है वो निकालनी है। एग्जाम्पल के लिए हम है ना क्रूड ऑयल लेके आते हैं, जो तेल होता है कच्चा तेल, धरती में से पहले कच्चा तेल निकलता है, फिर इसका रिफाइनरी में जाता है। ये रिफाइनरी में जाने के बाद में इसमें से जो अशुद्धियाँ होती है उनको हटाया जाता है और शुद्ध फॉर्म में पेट्रोल है, डीजल है, ये प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खनिजों का निष्कर्षण करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। तो खनिजों का निष्कर्षण करने के लिए अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती है। इस लाइन को थोड़ी याद रखने की कोशिश करना, कौन कौन सी विद्या है जिनका उपयोग है वो खनिजों के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। पहला है ओपन कास्ट माइनिंग। पहला वर्ड क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग। क्या होता है ओपन कास्ट माइनिंग? ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होता है धरती के ऊपर की जो सतह होती है, सतह के नीचे खनिज होते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये सतह है, ये जो सतह है इसको हटाएंगे, इसको ऊपर को हटाएंगे तब जाके नीचे हमें खनिज मिलेंगे। तो धरती की ऊपर वाली सतह है उसको हटा के खनिजों को प्राप्त किया जाता है। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, जो भी मेथड है उसको उपयोग में लिया जाता है, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग किसे कहा जाता है? ऐसे लिख सकते हो आप, खनिजों को प्राप्त करने की विधियाँ। खनिजों को प्राप्त करने की विधियाँ, उसमें पहली विधि है ओपन कास्ट माइनिंग। पहला मेथड क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है। इसमें क्या होता है? खनिजों को प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है खनिजों को? धरती की जो ऊपरी परत होती है, धरती की ऊपरी जो परत होती है उस परत को हटाया जाता है और उससे खनिज को प्राप्त किया जाता है। इसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। अगर ऐसा वर्ड देखने को मिले प्रीलिम में, ओपन कास्ट माइनिंग क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ओपन कास्ट माइनिंग एक मेथड है, इसके माध्यम से खनिजों को प्राप्त किया जाता है। धरती की ऊपरी परत को हटाकर खनिजों को प्राप्त किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग खनिजों के एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है। दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। अब ये सॉफ्ट माइनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखो इमोजी को समझो, एक कुल्हाड़ी दे रखी है, कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, धरती को काटा जा रहा है कुल्हाड़ी से। ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि कुल्हाड़ी से खोद के ये सारी चीज़ें की जा रही है। दूसरी क्या है यहाँ पर? दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट मतलब ऐसे खोदा जाएगा, तिरछा खोदा जाएगा। सॉफ्ट माइनिंग में बोर बनाकर। सर पूछा था कि आपकी लाइव क्लास क्या यूट्यूब पर मिलेगा? यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लाइव नहीं है। रिकॉर्डेड, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब का लिंक है वो बायो मिल जाएगा। ठीक है, पहली हो गई ओपन कास्ट माइनिंग। उसके बाद में है सॉफ्ट माइनिंग है। सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है? सॉफ्ट माइनिंग में आप देख लो, मैं आपको दोनों मॉडल है वो बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, इसकी मतलब पृथ्वी गोल होती है। यूट्यूब पे लाइव नहीं है, यूट्यूब पे आपको है ना रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ठीक है, ये धरती की ऊपरी सतह है, धरती की ऊपरी सतह है। अब यहाँ पे आपको खनिज यहाँ से निकालना है, यहाँ ये खनिज पड़े इसको निकालना है। ठीक है, अब इस खनिज को कैसे निकालोगे? यहाँ सेम टू सेम मैटर मिलेगा, सेम टू सेम खनिज आपको निकालना है। अब इस खनिज को कैसे निकालोगे आप? इसके लिए आपके पास में अलग अलग विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि है, आप ये जो परत है ना इसको हटाओ, ये परत हटाओ, फिर ये परत हटाओ, फिर ये परत हटाओ। इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाएगा। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? धरती की जो अलग अलग परतें होती हैं उनको हटाओ, इस परत को हटाओ, इस परत को हटाओ, इस परत को हटाओ, सारी परतों को हटा जाओ, नीचे आपको ये मिल जाएगा खनिज।
इसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। इसके बाद में दूसरी कौन सी विधि आती है? दूसरी विधि आती है यहाँ पे, ये देखो सॉफ्ट माइनिंग होती है। अब सॉफ्ट माइनिंग क्या होती है? फिर से आप एक इमेज बनाओ, ये इमेज है, यहाँ पे ये खनिज पड़ा है, इसको निकालना है। अब आप क्या करोगे? ये धरती की ऊपरी सतह है, आप यहाँ से खोदना स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट खोदना स्टार्ट कर दोगे, एक गड्ढे की तरह, जैसे कुआं नहीं होता है, कुएं की तरह खोदना स्टार्ट कर दोगे। पहले हमने देखा था ओपन कास्ट माइनिंग में क्या था, आप पूरी परतों को हटा रहे हो, ये परत ये ऐसे हटा रहे हो। बट ये जो सॉफ्ट माइनिंग होता है ना, उसमें कुएं की तरह डायरेक्ट खोदे जा रहे हो, आप आसपास को नहीं खोद रहे हो। क्या मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो ये अपन बात करते हैं खनिजों को धरती में से कैसे निकालते हैं, इसकी अलग अलग विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में बात करी थी हमने। ओपन कास्ट माइनिंग में परतें हटाई जा रही है, परतें हटाई जा रही थी। दूसरा क्या था? सॉफ्ट माइनिंग था। सॉफ्ट माइनिंग में क्या था? कुआं बना के खनिजों को निकाला जा रहा था। सॉफ्ट माइनिंग में कुआं बनाकर खनिजों को निकाला जा रहा था। तीसरा होता है ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग का उपयोग है ना जनरली किस में किया जाता है? ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम या गैस की गहराई तक ड्रिल करने के लिए, यानी कि पेट्रोल और जो गैस निकालने होता है उसके लिए ड्रिलिंग की जाती है। दीवार में आपको पता है कि छेद किया जाता है ड्रिल करके, तो वैसे ही ड्रिल करके ये किया जाता है, पेट्रोल और गैस को प्राप्त किया जाता है। ये दीवार है, यहाँ से ड्रिलिंग मशीन आती है, आप छेद करते हो और ये चीज़ें जो भी आपको छेद वेद करके काम करना हो तो वो कर लेते हो। वैसे कि वैसे ये धरती की सतह है, आप यहाँ से ड्रिल करोगे, ड्रिल करके यहाँ से खनिजों को प्राप्त करोगे। इसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ये विधि मोस्ट ऑफ यूज में ली जाती है ना, वो किसके लिए ली जाती है? पेट्रोल को प्राप्त करने के लिए, गैसेस को प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग है वो किया जाता है। तो पहली है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरी है सॉफ्ट माइनिंग, तीसरी है ड्रिलिंग और चौथी है क्वायरिंग। अब ये क्वायरिंग क्या होती है? इसमें सतह के पास स्थित खनिजों को सीधे खोद कर निकाला जाता है। अब इसमें कुछ नहीं किया जाता है। ये जो मिट्टी वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा बजरी नहीं, बजरी जैसी एक मिट्टी होती है, माइका वगैरह होता है, जैसे कि घर में जो मिट्टी यूज में ली जाती है ना दीवार वगैरह बनाने के लिए, गाँवों में होती है, शहरों में तो नहीं, गाँवों में इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। वाइट कलर की जो मिट्टी होती है चूने जैसी। अब उसको कैसे निकाला जाता है? ये ऐसे होता है चूना पत्थर, तालाबों में से ऐसे खोद करके निकाला जाता है, डायरेक्ट खोद करके निकाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा गहराई में नहीं होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं होती, तो ऐसे चूने पत्थर को जो भी होता है उसको वहाँ से जाके तुरंत निकाला जाता है। गाँवों में ये मेथड देखने को मिलता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग है, सॉफ्ट माइनिंग है, ड्रिलिंग है और फिर है क्वायरिंग। ये चार मेथड है वो यूज में लिए जाते हैं। किसके लिए? खनिजों के निष्कर्षण के लिए चार मेथड है वो उपयोग में लिए जाते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए चार मेथड में यूज में लिए जाते हैं। पहली विधि है ओपन कास्ट माइनिंग, फिर है सॉफ्ट माइनिंग, फिर ड्रिलिंग और फिर क्वायरिंग। ये चार मेथड है वो यूज में लिए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चारों विधियाँ समझ में आ गई? ये विधियों के बारे में खनिजों का निष्कर्षण, पहला खनन, फिर प्रवेदन, आखनन, ये सारी हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है। खनन यानी माइनिंग, प्रवेदन यानी ड्रिलिंग है, आखनन मतलब क्वीरिंग है, फिर ओपन कास्ट माइनिंग है और सॉफ्ट माइनिंग है। ये तीनों का मतलब होता है खोदना। ओके, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। खनिज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज है वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि खनिज अलग अलग प्रकारों में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने तीन चट्टानों के नाम सुनेंगे। चट्टान मतलब ये जो भी पर्वत बनता है, जो भी धरती पे फॉर्म बनती है। सर अगर मिनरल्स पानी में हो तो उसके लिए भी मेथड होता है। पानी में मिनरल्स होते भी तो है ना, रेयर अर्थ वगैरह ये पानी में मिलते हैं, कई पानी में मिनरल्स देखने को मिलता है, तो उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज लिया जाता है। पानी में भी ये वाटर मान लो, सी में कई सारे मिनरल्स हमने को देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार है ना, उसके पास में अभी हमें मिनरल्स देखने को मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे समुद्र में वो घुसाए जाते हैं पूरी सेफ्टी के साथ में, फिर वही मेथड वहाँ पे यूज़ लिया जाता है। ये पानी है ना, वहाँ पे नहीं होता है, पानी के अंदर भी जो चट्टान वगैरह होती है उसमें ये मिनरल्स फंसे हुए होते हैं, तो पानी में घुसाए जाते हैं। और वैसा ही मेथड जो यहाँ पे धरती पे ले रहे हैं उसी मेथड का उपयोग हम वहाँ पे लेते हैं पानी में। तो पानी की सतह में होता है, वहाँ पे चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं उसका उपयोग वैसे ही किया जाता है। तो मिनरल्स है वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। खनिज है वो पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। एक चट्टान होती है आग्नेय, एक होती है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित, तीसरी होती है अवसादी। अब ये क्या है? आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान क्या है? ये देखो 6th क्लास में जब हमने पढ़ा था ना, तीनों के बारे में पढ़ा था हमने। इग्नियस के बारे में भी पढ़ा था, हमने मेटामॉर्फिक के बारे में भी पढ़ा था, हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी पढ़ा था।
हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले बात करें आग्नेय चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान होती क्या है? आग्नेय चट्टान का देखो वर्ड का मतलब समझो आप। आग्नेय, आग्नेय का मतलब होता है आग से बनी, इग्नियस बनी है। ज्वालामुखी जो होती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पृथ्वी है, इसके नीचे ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। अब ये प्लेट मान लो टकराई आपस में, एक प्लेट नीचे घुस गई, एक प्लेट इसके ऊपर आ गई। भारी थी, दो गाड़ी मान लो, दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी है। ये गाड़ी हल्की थी, ये गाड़ी भारी थी। भारी गाड़ी है वो नीचे दब गई, मतलब ऊपर उठ नहीं पाई, नीचे रह गई। हल्की गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई। अब ये जो गाड़ी नीचे गई है ना, नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी तो ये गाड़ी का पार्ट था ये पिघल जाएगा, पिघल कर ऊपर आएगा। पिघल कर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है चट्टानों में। पृथ्वी के सतह के नीचे ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे ये पृथ्वी का नीचे वाला भाग है, बीच में क्या है? मैग्मा है। ये मैग्मा पड़ा है। मैग्मा कैसा है? एक तो मैग्मा है वो गर्म है, ठीक है, एक तो गर्म है, साथ ही साथ में ये है ना फ्लूइड है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। साथ ही साथ में कैसा है? ये तरलिया वास्तव में है। तो अब ये जो इसके ऊपर जो चट्टान है ना, मैग्मा के ऊपर जो चट्टान है वो हिलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। तो अब इसी परिस्थितियों में क्या देखने को मिलता है कि दो चट्टानें, एक परत इधर जा रही है, एक परत, परत का मतलब है प्लेट, जो अलग अलग प्लेट होती हैं, जैसे एशियन प्लेट है, इंडो एशियन प्लेट है, ठीक है, यूरोशियन प्लेट है, ये सारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट है वो करती रहती है। तो ये प्लेट है वो इधर जा रही थी, ये प्लेट है इधर आ रही थी। ये जो प्लेट थी ना ये इसके ऊपर चढ़ गई, ये प्लेट नीचे दब गई। नीचे दबने से यहाँ पे मैग्मा था, मैग्मा गर्म था, गर्म था तो ये प्लेट है वो पिघल गई, ये प्लेट यहाँ पे पिघल गई। अब पिघलेगी तो ये जाएगा कहाँ? पिघला हुआ भाग कहाँ जाएगा? तो ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा, जहाँ पर इसको छेद देखेगा वहाँ से बाहर आएगा। बाहर किस रूप में आएगा? लावा के रूप में आएगा। इसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, इसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होकर ये पर्वत बनेगा, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। जो ज्वालामुखी के कारण पर्वत बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। आग्नेय चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आग के कारण बनी, लावा के कारण बनी है। अब यही चट्टान है वो धीरे धीरे क्या होगा? टूटेगी। यही चट्टान धीरे धीरे टूटेगी, टूट के इसके जो सेडिमेंट होंगे ना, टूट कर इसके जो सेडिमेंट होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे और यहाँ जाके जमा हो जाएंगे। आग्नेय चट्टान टूटेगी, टूटेगी तो इसके जो सेडिमेंट होगी, लंबे समय तक कोई चट्टान रहेगी तो हवा के कारण, पानी के कारण ये चट्टान टूटेगी। टूटेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाके ये चट्टान है वो जमा हो जाएगी। इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टान। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान। अब ये किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो सकती है, आग्नेय अवसादी बन सकती है, अवसादी है वो आग्नेय बन सकती है। इसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। एक होती है आग्नेय रॉक, दूसरी होती है अवसादी रॉक, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब है रूप में परिवर्तन होना। इसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, इसे हम परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं, इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। तो कायांतरित या परिवर्तित चट्टान का मतलब होता है रूप में परिवर्तन करना, इसका जो फॉर्म होता है उसमें चेंज करना, ये कहलाएगी परिवर्तित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी। इस प्रकार तीन प्रकार की चट्टान होती हैं, तीन तरीके की हमें चट्टान देखने को मिलती है। अब जो खनिज होते हैं ना आमतौर पर हमें आग्नेय में और परिवर्तित जो कायांतरित चट्टान होती है उसमें देखने को मिलते हैं। आग्नेय में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ज्वालामुखी से ही बन रहे हैं, इसमें बहुत सारी खनिज है वो देखने को मिल जाते हैं। परिवर्तित समय समय पर इसका परिवर्तन होता है तो कहीं चट्टानें इसमें देखने को मिल जाती है। तो आमतौर पर जो खनिज होते हैं तो किस में पाए जाते हैं? एक तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, दूसरे जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लोह अयस्क, मतलब जो आयरन है ना, ये पाया जाता है। फिर तांबा निकल ये देखने को मिल जाता है, फिर प्लेटिनम देखने को मिल जाता है। अब इसके आगे ये देशों का नाम क्यों लिखा है आपने? ये आगे तो चट्टानों के नाम दे रखे हैं पर इसके आगे देश का नाम क्यों दे रखा है? तो लोह अयस्क है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये स्वीडन में पाया जाता है। मतलब जो आग्नेय और परिवर्तित चट्टानों में जो लोह अयस्क पाया जा रहा है, जो आयरन पाया जा रहा है, वो सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है? तो स्वीडन में पाया जा रहा है। तांबा निकल कनाडा में है, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में। इसकी वजह से मैंने देशों का आगे नाम लिखा है। फिर बात करें अधात्विक खनिजों की और अधात्विक इंजनों की बात करें तो ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी मतलब क्या होता है? ये चट्टान है, ये टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाई तभी जाके इस चट्टान का निर्माण होगा। मैं फिर से आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे एक चट्टान थी, अब ये धीरे धीरे टूट रही है। टूटने के बाद में यहाँ पे गई दूसरी चट्टान बनी। अब यहाँ से ये टूट कर दूसरी चट्टान बन रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे कई सारी जो भी मतलब मान लो पेड़ पौधे जीवाश्म वगैरह वो सारे इसमें दब रहे हैं ना,
कई सारे जंतु इसके साथ में दब रहे हैं, कई सारे जीवाश्म इसके साथ में दब रहे हैं, तभी जाके इस चट्टान का निर्माण हो रहा है ना। तो ये जो अवसादी चट्टान होते हैं ये बहुत सारे अपशिष्ट से बनती है, बहुत सारे जो अवसाद होते हैं, जीवाश्म होते हैं, इसके कारण इसका निर्माण होता है। और इसके कारण निर्माण होने की वजह से इसमें जो हमें बात करते हैं खनिज वगैरह, उससे जो तेल वगैरह होते हैं ना, जैसे कि अब बात करो तेल की, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल वगैरह होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि धात्विक खनिजों की बात करें तो इसमें ईंधन की बात करें तो ईंधन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जैसे कि कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, तो ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये वर्ल्ड के कुछ रिसोर्सेस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इसको मैप को आप जरूर देख लेना, एनसीईआरटी में ये मैप है ना, इसको एक बार आप जरूर देख लेना, जिसमें खनिज कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे कि आयरन, ये लोहे के सिंबल है, लोहा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कॉपर का है। ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी है 8th क्लास की। ठीक है, बॉक्साइट है, इसका दे रखा है विवरण वगैरह। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से खनिज वो पाए जाते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। ये फैक्चुअल डिटेल है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। मुस्कान जी हेलो, कैसे हो आप, कई दिनों बाद में दिखाई दिए। ठीक है, अब जो ये सारी रटने वाली बातें हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, तो प्लीज़ कोशिश करना रटने की। ठीक है, थोड़ी याद करने की कोशिश करना, सारी रटने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात की गई एशिया की, तो एशिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। एशिया में लौह अयस्क हमें देखने को मिलता है, यानी कि आयरन और होता है ना, आयरन और लौह अयस्क है वो देखने को मिलता है। एशिया में ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इंडिया और चाइना में। एशिया में सर्वाधिक हमें लौह अयस्क कहाँ पे देखने को मिलता है, ये इंडिया और चाइना में देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें टीन, टीन कहाँ पर देखने को मिलता है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। टीन कहाँ पर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। लौह कहाँ पर, इंडिया और चाइना में देखने को मिलता है। टीन कहाँ पर, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें तांबा, निकल, बॉक्साइट, एंटीमनी, ये भी एशिया में देखने को मिल जाते हैं। एशिया की बात चल रही है कि एशिया में कौन कौन से खनिज है वो देखने को मिल जाते हैं। राहुल जी नमस्कार, कैसे हो। ठीक है, एशिया में कौन कौन से खनिज देखने को मिल जाते हैं, सारे फिगर है, सारे फैक्ट है, रटने वाले हैं, प्लीज़ रट लेना, याद कर लेना। बात करें लोहे की, तो लोहा इंडिया और चाइना में देखने को मिलता है। टीन की बात करें तो ये चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। चाइना हर जगह कॉमन होगा। हम रॉक पर लगे नमक को मिनरल्स बोल सकते हैं क्या। नमक, रॉक पे लगे नमक को तो नहीं बोल सकते, नमक को आप मिनरल्स बोल सकते हैं। नमक जो होता है ना, अगर वो शुद्ध रूप में नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ से उठा के ला रहे हो, तो उसे नमक बोल सकते हो। ठीक है, नमक है वो मिनरल्स है, सॉल्ट है वो मिनरल्स है, अगर वो डायरेक्ट रूप से वहाँ से आ रहा है, इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, तो फॉर्म है NaCl की, NaCl की फॉर्म है, तो वो मिनरल्स है, खनिज है। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। बात करें यूरोप की, यूरोप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। यूरोप में जो लौह अयस्क है वो कहाँ का देखने को मिलता है। यूरोप में रूस में लौह देखने को मिलता है, यूक्रेन में देखने को मिलता है, स्वीडन में, फ्रांस में। पूर्वी यूरोप की बात करें तो यहाँ पर तांबा है, सीसा है, मैग्नीज और निकल, ये पूर्वी यूरोप में देखने को मिल जाता है। यूरोप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। यूरोप में सबसे पहला लोहा देखने को मिलता है। लोहा रूस में देखने को मिलता है, यूक्रेन में देखने को मिलता है, स्वीडन में और फ्रांस में। और यूरोप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तांबा है, सीसा है, मैग्नीज और निकल है। ये जो है ना, मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो इसको पूरा डिटेल में देखना है कि खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कैसे है, पूरा तो 11वीं की NCERT है, ये अभी नहीं है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं है, परंतु मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा। आप अगर चाहो तो उसको रट सकते हो। मेरे पास में एक PDF है, मैं आपको 1-2 दिन में वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें सारे मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। कौन सा खनिज है वो कौन से देश से पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है, कौन से खनिज में कौन सा देश टॉप कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए लोहे में कौन सा देश है वो टॉप कर रहा है। ठीक है, बात करें सोने में कौन सा देश टॉप कर रहा है, सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी डिटेल है ना, पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक UPSC में, PCS में या किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर खनिज को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या इस खनिज में टॉप देश कौन सा है,
लोहा कौन से देश के पास में सर्वाधिक पाया जाता है। अब आप ऐसे पढ़ोगे ना यूरोप वाइज, कंट्री वाइज, और ये पढ़ोगे तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लोहा एशिया में भी पाया जा रहा है, लोहा यूरोप में भी पाया जा रहा है, तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा लोहा सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, सीसा सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है, तांबा सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन आपका कभी नहीं मिटेगा। इसके लिए क्या कर सकते, इसके लिए एक डिटेल में सारणी बनाएंगे, एक डिटेल में पूरी टेबल बना देंगे जहाँ पर लिख देंगे सारे मिनरल्स के बारे में, फिर कौन से देश में पाया जाता है, इसका यूज क्या है, पूरी डिटेल में। इसके लिए मैं आपको एक PDF बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप चाहोगे कि इसके लिए लेक्चर लेना एक अलग से, पूरा मिनरल्स जितने भी है उसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर बनाओ, तो मैं इसके लिए एक लेक्चर भी बना दूंगा, एक क्लास भी ले लूँगा, ताकि आपका पूरे डाउट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए जो भी आपके सजेशन है वो मेरे को बता देना, मैं इसके लिए एक प्रॉपर PDF बनाऊंगा। अभी यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे आपके कन्फ्यूजन कम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इसकी आपके कन्फ्यूजन, ये देखो खुद ही उत्तरी अमेरिका में ये जो कैनेडियन शील्ड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाए, तो इससे आपके क्या कन्फ्यूजन पैदा ही हो रहे, बढ़ रही है भाई कि ये चीज़ें यहाँ पे भी पाई जा रही है, ये भी यहाँ पे भी पड़ रही है, तो डाउट खत्म हो ही नहीं रहे हैं। सर जी आप 9 क्लास का ज्योग्राफी, क्या मैं समझ नहीं आया, 9 का ज्योग्राफी मतलब 9 क्लास की ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ पूछ रहे हो। अभी 8th की चल रही है, खत्म होती 9th की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इतना स्पेसिफिक इसमें दे नहीं रखा, NCERT में इतना डिटेल में है नहीं, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन और बढ़ेगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, इसको अभी थोड़ा अवॉइड कर दो, क्योंकि हम प्रॉपर PDF बना के इसको एक्सप्लेन कर देंगे, प्रॉपर तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपका कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, तो इसको एक बार अवॉइड करने की कोशिश करो अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से मैं बता दूंगा यूरोप में कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, लोहा पूरे वर्ल्ड में कहाँ ज़्यादा पाएगा, एक एक पॉइंट के साथ में बता दूंगा। आपके सारे डाउट है मिनरल्स को लेके, खनिजों को लेके, जितने भी डाउट है सब एक चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, एक चैप्टर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। क्या पढ़ाते हो आप, मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब, ये सब मिनरल्स के बारे में है, खनिज के बारे में देख रहे हैं, NCERT चल रही है। वर्ल्ड मैप टाइम लगेगा, वर्ल्ड मैप के लिए एक बार ये खत्म कर लेते हैं, वर्ल्ड मैप भी स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक होते हैं परंपरागत, एक होता है अपरंपरागत, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। फर्क क्या है परंपरागत और अपरंपरागत में, परंपरागत का मतलब होता है आपकी परंपरा से ये चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप इसका उपयोग करते आ रहे हो, ये अभी वर्तमान टाइम में ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट किए, बहुत लंबे समय से इसका आप यूज करते हुए आ रहे हो। दूसरा होता है अपरंपरागत, इसका मतलब है इसका आप उपयोग अभी अभी ही स्टार्ट किया, रिसेंट टाइम में इसका यूज है वो स्टार्ट किया गया है। अब परंपरागत में कौन कौन से होंगे, ऐसे कौन कौन से ईंधन है जिसका उपयोग है हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो कि ऐसे कौन कौन से ईंधन है जिसका उपयोग है वो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, कोई भी एक बता सकते हो कि कौन कौन से ईंधन है जिसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। एनीवन, कोई भी आप में से जो ये बताना चाहेगा कि कौन से ईंधन है जिसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, एक भी एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें हम परंपरागत ईंधन कह सकते हैं, परंपरागत कन्वेंशनल कह सकते हैं, तो आप में से कोई बताना चाहेगा। कोई नहीं है, मैं ही बता देता हूं, रुको, कोई नहीं। परंपरागत में एग्जाम्पल के लिए आप कोयला देख सकते हो। कोयला क्या है, क्या कोयला का उपयोग आज हमने स्टार्ट किया है? जी बिल्कुल सर, कोयला करेक्ट है, राइट है आपका, बिल्कुल सर कोयला करेक्ट है, ठीक है। क्या कोयले का उपयोग हमने आज स्टार्ट किया है? नहीं, कोयले का उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। क्या ये खनिज जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, क्या इसका उपयोग हमने आज स्टार्ट किया है? नहीं, इसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। क्या ये खनिज तेल होता है? ठीक है, इसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। जी, इसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये परंपरागत ईंधन के स्रोत है। तो खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया है, कोयला हो गया है, ये सब चीज़ें क्या है? ईंधन हो गया, जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, ईंधन, ईंधन ये क्या है? ये परंपरागत स्रोत है। जल विद्युत है, वाटर का भी उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं, वाटर का भी उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं। तो परंपरागत स्रोत में कौन कौन से, यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं,
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ओके जी, करते हैं स्टार्ट, है ना। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे है खनिज तेल, दूसरा है प्राकृतिक गैस। खनिज तेल का मतलब होता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा ईंधन जो हम लकड़ी वगैरह का यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चौथा है कोयला, कोल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये 5 है, और भी सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें खनिज तेल की। खनिज तेल यानी कि आप मान लो क्रूड ऑयल वगैरह, इसके बेनिफिट क्या है, इसके लाभ यही है कि इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में बहुत आसानी से ये अवेलेबल भी होता है, आसानी से इसको निकालो, आसानी से यूज़ करो, परिवहन में भी बहुत ईजी होता है, तो ये बेनिफिट है। नुकसान क्या होता है इसका, नुकसान सबसे बड़ा है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके पॉल्यूशन में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे उत्सर्जित होती है, CO2 की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है। नए ईंधन का अवशेषण होने नहीं देता है, तो ये कुछ नुकसान इसके देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे है प्राकृतिक गैस, बेनिफिट क्या है इसके, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, ये भी ठीक है, खर्चा बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कोयले और तेल से स्वच्छ भी होती है, कोयला और तेल है ये थोड़ा हानिकारक होता है, इससे इनके मुकाबले ये थोड़ी स्वच्छ होती है। नुकसान क्या होता है, प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, महंगी होती है और लिमिटेड भी, कभी भी खत्म हो सकती है। प्राकृतिक गैस के ये नुकसान हैं। उसके बाद में आती लकड़ियाँ, लकड़ियों के क्या नुकसान, लकड़ियाँ मतलब जो ईंधन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फायदे क्या है, फायदे यही है कि मोस्ट ऑफ लोगों को ये अवेलेबल है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मोस्ट ऑफ लोगों को ये अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत रॉकेट साइंस वगैरह यूज़ करने पड़ रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल से मिल रहे, ऐसा नहीं, आप कुल्हाड़ी लेके जाओ, काट के लेके आ जाओ, बहुत इजीली अवेलेबल है। नुकसान क्या है, प्रदूषण फैलाते हैं, साथ में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देते हैं और एक लिमिटेड टाइम के बाद में ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ है कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। ये इसके नुकसान है। उसके बाद में मिलता कोयला, कोयला फ़ायदा क्या, कोयले की बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है, और इजीली इसको यूज़ में लिया जा सकता है। ऐसे नहीं आप यूज़ में करना है तो आसानी से इसका उपयोग है वो किया जा सकता है। नुकसान क्या है, प्रदूषण फैलाता है। देखो सबका कॉमन मैं नुकसान बता दूं आपको, जितनी भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनका नुकसान एक ही होता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। सबसे कॉमन नुकसान यही होगा कि वो प्रदूषण फैलाते हैं। फायदा इनका यही होगा कि आसानी से अवेलेबल है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का फायदा, सबसे कॉमन फायदा है कि आसानी से अवेलेबल है। नुकसान इसका ये कि है कि प्रदूषण फैलाते हैं। जब कोई भी इनमें से उठा के देख लो, सबके सब प्रदूषण फैलाते हैं, सबके सब आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। आसान था, कुछ दिक्कत नहीं, इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पूरा पैराग्राफ है उसमें ये बात की गई कि खनिजों का उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि जो मिनरल्स होते हैं उसका उपयोग है, यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। आभूषण, ज्वेलरी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, सिक्के बनाने में, कॉइन्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें बोल सकते हो, कई सारी चीज़ों में इनका यूज है वो किया जा सकता है। सर कैसे पता चलेगा कि मिनरल कहाँ पर है, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। बिल्कुल, इसके लिए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स के माध्यम से जहाँ पर भी आपने देखा होगा ना, आज के टाइम में पानी का मतलब गाँवों में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि ये जो पृथ्वी सतह है, अब हमें पता करना कि पानी कहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे ऐसे मशीनें देखने को मिलती है। वो क्या करती है, ऐसी मतलब आप मान लो इमेज निकालती है सैटेलाइट के माध्यम से, तो सैटेलाइट से इमेज निकालती है और देखती है कि यहाँ पे पानी के अवशेष दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ से पानी के अवशेष है वो देखने को मिल रहे हैं। तो वो कैसे ट्रैक कर रही, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से यहाँ से ये अट्रैक्ट मतलब यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 90% एफिशिएंट होती है, कई बार ये गलत भी साबित हो जाती है, बट 90% ये काम कर जाती है। तो इस तरीके से पता लगाया जाता है भाई, मतलब ऐसी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, उसकी सहायता से फोटोज लिए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से फोटो है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। बट ये कई बार है काम भी नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा जैसलमेर की एक न्यूज़ थी कि अंबानी की कंपनी ने ट्राई किया था पेट्रोल के लिए, बट वो पेट्रोल नहीं मिला था, वहाँ पर जो मशीन में आए थे वो आंकड़े गलत आ गए थे। तो कई बार ये गलत भी साबित हो जाती है, बट 90% इनकी एक्यूरेसी होती है, मोस्ट ऑफ टाइम में ये सही पता लगता है इनका। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मिनरल्स होते हैं
इनको हम संरक्षण कैसे करें, इनका मतलब एक टाइम के बाद में ये खत्म हो जाएगी, तो इनका संरक्षण कैसे करना रहा, इनका कंजर्वेशन कैसे करना रहा है। तो अगर जो खनिज है, जैसे कि जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, ये एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल होता है, वो एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोल पाया जाता है। अब ये पेट्रोल कैसे बना है, लाखों साल पहले, एक मिनट, ये पृथ्वी है, इसकी सतह के नीचे ये पेट्रोल है। लाखों समय पहले क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे जीवाश्म वगैरह थे, ईंधन वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह, पेड़ वगैरह थे, कुछ भी आया होगा और ये पेड़ पौधे वगैरह नीचे दब गए होंगे। ऐसी कोई भी घटना घटित हुई होगी, उसकी वजह से ये पेड़ पौधे वगैरह ज़मीन में दब गए, ज़मीन में दब गई, लाखों साल यहाँ पे पड़े रहे, ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं करी और ये किस में बदल गई, ये पेट्रोल वगैरह में बदल गई। टाइम कितना लगा, लाखों करोड़ों वर्ष लगे इसको बनने में। अब एक टाइम के बाद में ये सारे खत्म हो जाएंगे, एक टाइम के बाद में ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो अब खत्म हो जाएंगे तब हमारे पास, आज तो हमारे पास में अवेलेबल है, एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे, तो क्या हम इसको वापस बना सकते हैं? हम इनको वापस नहीं बना सकते हैं। अगर हम इनको वापस नहीं बना सकते तो इनका हमारे क्या करना होगा, हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा, इनका संरक्षण करना होगा। तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम है ना नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होता है उसको अपना सकते हैं। मतलब क्या होता है, दो चीजें देखो, एक होता है परंपरागत, एक होता है अपरंपरागत। सर क्या इसको गवर्नमेंट की ओन करते हैं या प्राइवेट कंपनी भी मिनरल की माइनिंग कर सकते हैं? गवर्नमेंट होती है वो बिडिंग लगाती है, इसके लिए गवर्नमेंट है वो बिडिंग लगाती है कि भाई यहाँ पे हमें अनुमान है कि यहाँ से पेट्रोल डीजल या कुछ भी मिल सकता है, आप जो भी जिस कंपनी को भी इसमें शामिल होना है वो कंपनी आ जाए, जिस कंपनी को भी बिडिंग में शामिल होना है वो पैसे लगाओ, जो भी ज़्यादा बोली लगाएगी सरकार है वो उसको दे देगी। जो भी सरकार है, जो भी कंपनी ज़्यादा बिडिंग लगाएगी, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनी भी हो सकती है, जैसे ओएनजीसी वगैरह वो भी बिडिंग लगाती है, और अंबानी अदानी की कंपनियां वो भी बिडिंग लगाती है। साइंस के फ्री नोट्स में जाएंगे क्या, मिल जाएंगे क्या? साइंस की कौन से फ्री नोट्स, साइंस के शायद है ही नहीं, साइंस अब स्टार्ट ही नहीं करिए। तो एक है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक होते हैं अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे पहला वर्ड ये है। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होती है, रिन्यूएबल जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। रिन्यूएबल नवीनीकरणीय, नवीनीकरण मतलब नवीन हो सकती है, पुनः बन सकती है। नॉन रिन्यूएबल मतलब वापस नहीं बन सकती है। नॉन रिन्यूएबल क्या होती है, जो वापस नहीं बन सकती, रिन्यूएबल होती है वो वापस बन सकती है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, दूसरी होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी जो रिन्यूएबल होते हैं, जो नवीनीकरण होते हैं, इसका उपयोग मैं फिर से एक आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे एक होती है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरणीय, नवीनीकरणीय। दूसरी होती है अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यू, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरणीय, जिसका वापस उपयोग हम कर सकते हैं, वापस जो बन सकती है वो नवीनीकरणीय हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो वापस नहीं बन सकती है, जैसे पेट्रोल है वो वापस नहीं बन सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है। गैस है, प्राकृतिक गैस है, नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि वापस नहीं बन सकती है, तो ये होती नॉन रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल कौन सी है, सौर ऊर्जा है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो लंबे समय तक चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली है, तो ये क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हो गया। जल से ऊर्जा बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जल है वो लंबे समय तक खत्म नहीं होने वाला है, तो ये क्या है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो एक होता है रिन्यूएबल जो नवीनीकरणीय हो, जो वापस बन सकती हो, एक होती है अनवीनीकरणीय जो वापस नहीं बन सकती है, उसे बनने में लाखों साल लगते हैं, तो वो हो जाती है अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय वापस बनेगा, अनवीनीकरणीय वापस नहीं बनेगा। रिन्यूएबल समझ में आ गया, रिन्यूएबल मतलब सौर ऊर्जा। नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सारे हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। यहाँ पे इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के डाउट क्लियर हो गए, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, तो देखो हमने अभी बात की थी कि पेट्रोल डीजल वगैरह एक टाइम के बाद में ख़त्म होने वाले हैं। अब इनके संरक्षण की बात करें तो हमें नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल सोर्स को अपनाना पड़ेगा। रिन्यूएबल सोर्स जो नवीनीकरणीय सोर्स होते हैं उनको अपनाना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम जल से बनने वाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एक तो नवीनीकरणीय ऊर्जा है,
ठीक है, लंबे समय तक चलेगी। साथ ही साथ में इनसे प्रदूषण बहुत कम होता है, सौर ऊर्जा से पॉल्यूशन कम होता है। ये साथ ही साथ में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है उससे भी प्रदूषण कम होता है। तो ये है ना रिन्यूएबल एनर्जी है, एक तो फायदा देती है, इनसे प्रदूषण कम होता है, साथ ही साथ में ये खत्म नहीं होने वाली है, लंबे समय तक ये खत्म नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से हम है वो जो भी ईंधन होते हैं, जो भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? लंबे समय तक अगर आप उनको उपयोग कर लेना चाहते हो तो उनका यूज बहुत कम करो। जितना यूज कम करोगे तब तक वो बने रहेंगे हमारे पर्यावरण में। ठीक है, अब एक होता है कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो कि लंबे समय से उपयोग में आते हैं, और जैसे कि लकड़ी परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है। फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तेल वगैरह, वो भी क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है। खतरा क्या है इनका? इनका लिमिटेड भंडार है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। इनमें कोई डाउट आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल पावर सोर्सेस के बारे में बात करें, परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा के सोर्स होते हैं, क्या होते हैं? ये लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, इनका उपयोग आज से नहीं है, लंबे समय से ये यूज में आ रहे हैं। जैसे कि लकड़ी होती है, करोड़ों साल से यूज में आ रही है। फॉसिल फ्यूल है, लंबे समय से यूज में आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं। खतरा क्या है? कि खतरा ये है कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। इन पे दिक्कत यही है कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड इसकी भंडार है, इनकी भंडार है वो सीमित है, इस वजह से ये खतरे में है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी जगह अपरंपरागत स्रोतों को अपनाया जाए। अपरंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? अपरंपरागत में आप देख सकते हो कि ये हमने देखा था सौर ऊर्जा है, वो अपरंपरागत स्रोत है, उसका हम यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी बातें की गई है इस पूरे पैराग्राफ में कि कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। यहाँ पे जिक्र किया गया है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, जो पेट्रोलियम होता है ये सामान्य रूप से हमें कैसे मिलता है? अशुद्ध रूप में मिलता है। आप धरती से अगर पेट्रोल को निकालोगे, वो हम देखेंगे ना कि हम बात करेंगे, एक होता नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, फिर एक होता अपरंपरागत, एक होता परंपरागत। परंपरागत जो होते हैं ना उनमें दिक्कत नहीं कि आसानी से मिल जाते हैं, परंतु जो ये अपरंपरागत होते हैं ना, जैसे कि अब विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, इनमें दिक्कत क्या होती है? इनमें इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, पहली बात। दूसरी, जैसे कि विंड एनर्जी होती है, उसे इंस्टॉलेशन में खर्चा भी बहुत आता है, जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है इनमें इंस्टॉलेशन करने के लिए। डिपेंड भी करती है हवा पर, अगर हवा नहीं है तो ये काम नहीं करेगी, तो इस पर समस्या भी बहुत ज़्यादा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, जो अपरंपरागत एनर्जी के सोर्स है, उनमें दिक्कत यही है कि इन्हें लगाना मुश्किल है, पहली बात। इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, दूसरी बात। तीसरी बात है ये किसी और चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, सूर्य पे डिपेंड है। अगर सूर्य की किरणें नहीं आएगी, अगर बादल वगैरह है, बारिश हो रही है, तो सौर ऊर्जा काम नहीं करेगी, रात के टाइम में सौर ऊर्जा काम नहीं करेगी, तो इनका लिमिटेड यूज हो जाता है। एक लिमिट के बाद में आप इनका उपयोग कर नहीं सकते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इन दोनों को साथ में मिलाकर ही उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि दिन में सोलर एनर्जी का यूज़ करो, रात में आप है वो जो नॉर्मल लाइट होती है उसका यूज़ करो, ठीक है, नॉर्मल जो कोल वगैरह से लाइट बनती है उसका उपयोग करो। इस प्रकार का हमें सुझाव दिया जाता है कि सोलर और नॉर्मल जो एनर्जी उन दोनों का एक साथ उपयोग करो, ठीक है, क्योंकि जो रिन्यूएबल होते हैं उनमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, इनमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। या हम बात करें पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल जिसे हम काला गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये जब धरती में से हमें मिलता है, धरती में से जब हम खुदाई करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह के लिए, जब हमें धरती में से मिलता है तब क्या होता है? एक अशुद्ध रूप से होता है, ये एक लिक्विड पदार्थ होता है, अशुद्ध होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर इसको रिफाइनरी के माध्यम से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद में इससे क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, इससे डीजल मिलता है, मोम इसी से मिलती है, कैरोसिन इसी से मिलता है, प्लास्टिक इसी से मिलता है, स्नेक जो लुब्रिकेंट होता है वो इसी से मिलता है। यानी कि जो पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, धरती में से निकलता है, उसे जब साफ़ करोगे तो इतनी सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे अच्छा रूप होता है पेट्रोल का, उससे थोड़ा कमज़ोर होता है डीजल होता है, उससे कमज़ोर मोम, फिर कैरोसिन, फिर प्लास्टिक, फिर स्नेक लुब्रिकेंट होता है ना। ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। धरती में से जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तब हमें उसमें से ये सारी चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम धरती में से डायरेक्ट डीजल निकाल रहे हैं, धरती में से डायरेक्ट पेट्रोल निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले एक चीज़ निकाली जाती है, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें वो निकलती हैं, ठीक है। पेट्रोल किन किन देशों में ज़्यादा? ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है?
भारत में डिगबोई जो असम है वहाँ पर देखने को मिलता है। बम्बई हाई यहाँ पर ये देखने को मिलता है पेट्रोल। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर पेट्रोल देखने को मिल जाता है भारत में। भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? डिगबोई असम, बॉम्बे हाई मुंबई, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। दूसरी है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, जैसे कि CNG LPG होती ना, ये कहाँ से निकलती है? ये भी पृथ्वी में से निकलती है। जैसे क्रूड ऑयल निकलता है वैसे ही इसको निकाला जाता है, पेट्रोलियम के साथ ही ये पाई जाती है। इसका उपयोग है हम घरों में भी कर सकते हैं, जैसे कि CNG LPG का उपयोग हम करते हैं ना, गाड़ी और घरों में करते हैं, वहाँ पर इसका यूज हम कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलती है? रूस में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, इन देशों में हमें इनके भंडार देखने को मिलते हैं। भारत में जैसलमेर है, त्रिपुरा, मुंबई में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में इसके भंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट रटने वाले हैं, इसको आप चाहो तो रट सकते हो। ठीक है। चैलेंज क्या होते हैं? चैलेंज है कि इनके भंडार सीमित है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सारे इनके चैलेंज देखने को मिलते हैं। क्या इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि इन सारों को खत्म करो, इनकी जगह पर इनका उपयोग कम करो, इनकी जगह पर जो रिन्यूएबल सोर्स होता है उनके उपयोग को बढ़ाओ। ये जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनके उपयोग को कम करो, लिमिटेड करो, इसकी जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। फिर रिन्यूएबल में कौन कौन देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से ऊर्जा बनाई जाती है, उसके बारे में बात की जा रही है। जल से जो ऊर्जा बनाई जाती है, ये देखो ऐसे है, ये बांध है, इसमें से पानी नीचे गिरेगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा? टरबाइन लगाए होंगे, ये टरबाइन घूमेंगे। सर अगर मिनरल्स किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मिल जाए तो उसमें मिनरल को कौन ऑन करेगा? गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट का हक आ जाएगा, गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, या तो पैसों से दो, नहीं तो कैसे भी दो, गवर्नमेंट उसको ले लेगी। अगर चोरी करोगे तो केस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के ओन में आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। जनरेटर इसमें ये देखो, इसमें ये टरबाइन लिखा हुआ, जैसे जैसे पानी जाएगा ऐसे ऐसे ये टरबाइन घूमेगा, ये घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैसे बनती है? बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है, इससे इसमें लगे वो टरबाइन होते हैं, जो पंख होते हैं, वो पंख घूमते हैं। पंख घूमने से क्या बनता है? ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा है वो, जल विद्युत ऊर्जा है वो बनती है। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ बनती है? पराग्वे में, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, इन देशों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये देश है वो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी। भारत में कहाँ का? भाखड़ा नांगल बांध है, गांधी सागर है, नागार्जुन है, दामोदर घाटी है और सलाल परियोजना है। ये सारी भारत में देखने को मिल जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है पानी से। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। गैर परंपरागत मतलब जो नए उपयोग में लिए जा रहे हैं। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो नए उपयोग में लिए जाते हैं, पहले इनका उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल है। गैर परंपरागत का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत। अब जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं? जैसे कि पवन ऊर्जा। फायदे क्या होता है? प्रदूषण नहीं फैलाती है, बहुत प्रदूषण बहुत कम फैलाती है, खत्म होने वाली है नहीं, बहुत लंबे समय तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है? नुकसान यही होता है कि एक तो ध्वनि प्रदूषण करती है, एक इसको लगाना बहुत मुश्किल होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पवन पर डिपेंड करती है, जितनी वायु होगी उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का फायदा क्या होता है? अनलिमिटेड समय तक चलेगी, प्रदूषण नहीं फैलाएगी। भाखड़ा नांगल पर विद्युत योजना, जल का बात करें तो भाखड़ा नांगल में है। ठीक है। और वैसे बात करें तो मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट है सौर के बाद में आती है ज्वार ऊर्जा। ज्वार मतलब पानी से जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा जैसे आएगा ये बताओ मैं आपको। यहाँ पे देखो ज्वार ऊर्जा कहाँ गई? यहाँ पे मैंने इमेज दे रखी थी, ये ज्वार भाटा। जैसे ज्वार ऐसे आएगा वैसे क्या होगा? ये ज्वार मतलब ऊपर आ रहा है तो ये टरबाइन घूमेंगी, ऊर्जा बनाएगी, ज्वार वापस जाएगा। ज्वार का मतलब क्या होता है? ये समंदर है, ये सतह है पानी की, समंदर जैसे ज्वार भाटा चलता है ना, सूरज होता है और चंद्रमा होता है। सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या होता है? पानी होता है, वो एक बार सतह पे आता है, एक बार वापस जाता है। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा के कारण पानी एक बार सतह पे आएगा, एक बार वापस जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। तो पानी आगे और पीछे जा रहा है ना, इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे टरबाइन लगाए जाते हैं। टरबाइन मतलब पंख है, एक बड़े बड़े पंख हैं,
ये पानी के कारण ये पंखे घूमेंगे और इसी से क्या बनेगा, इससे ऊर्जा बनेगी। इसे क्या कहा जाता है, इसे ज्वार ऊर्जा कहा जाता है। तो ज्वार ऊर्जा क्या होती है, जो पंखों के कारण घूमने के कारण बन रही है, तो ज्वारी ऊर्जा होती है। फायदे क्या होते हैं, प्रदूषण नहीं होता। नुकसान क्या होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और ज्वार पे डिपेंड करती है। अगर ज्वार नहीं आ रहे हैं तो ये ऊर्जा नहीं बनेगी। उसके बाद में होता है न्यूक्लियर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो होती है ना। फायदे क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में ऊर्जा आप बना सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होती है। नुकसान क्या है, अगर ये विस्फोट हो गया तो पूरा आसपास का एरिया खत्म हो जाएगा सालों के लिए। जैसे कि चिरनोबिल में हुआ था ये घटना, भोपाल में त्रासदी देखने को मिली थी। तो अगर ऐसी गतिविधि देखने को मिल गई ना परमाणु की, तो आसपास का पूरा एरिया है वो खत्म हो जाएगा। ये परमाणु ऊर्जा की समस्या होती है। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस में क्या होता है, गोबर वगैरह होता है ना, उसको लंबे समय तक पड़ा रखाता है। बायोगैस में गोबर वगैरह का लंबे समय तक धरती के अंदर पड़ा रखते हैं और उससे गैस बनती है। उसके कारण आप ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। फायदे क्या है, फायदे कि लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हो। प्रदूषण ये भी बहुत कम फैलाती है। नुकसान क्या होता है, लिमिटेड यूज है, ज़्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, ये मान लो धरती है, ठीक है, धरती की सतह है ना, ये धरती की सतह है। सतह के नीचे आपको कहीं कहीं गर्म पानी देखने को मिलेगा। ये गर्म पानी ऊपर आएगा, ये गर्म पानी ऊपर आएगा कहीं पे, इसे कहा जाएगा स्प्रिंग। जैसे फुहारे कैसे चलते हैं वैसे ही ये गर्म पानी ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जहाँ से गर्म पानी ऊपर आ रहा है वहाँ पे आप टरबाइन लगा दो और टरबाइन लगा के इस ऊर्जा का उपयोग आप कर सकते हो। इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। फायदा क्या है, लंबे समय तक प्रदूषण कम है। नुकसान क्या है, इसमें ये भूताप ऊर्जा तक बात की जाती है, इसका यूज है वो लिमिटेड है, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। फिर यहाँ पे बात की गई सोलर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा की बात करें तो ये एक अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। साथ ही साथ में ये रिन्यूएबल एनर्जी है, वापस इसको आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फायदे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलाता है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। और नुकसान क्या है, इसका उपयोग है ओनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं पर इसका उपयोग कर सकते हो। आप कहोगे मैं अमेरिका में जाके बनाऊंगा या फिर साइबेरिया में जाके बनाऊंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें आती हो, प्रचुर मात्रा में धूप आती हो, वहाँ पे सोलर एनर्जी उपयोग में ली जा सकती है। हर जगह इसका उपयोग है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हमने बात देखी थी कि इसे उपयोग करना बहुत कठिन होता है, लगाने पे आपको पता है बहुत खर्चा आता है, बड़े बड़े पंख लगाने पड़ते हैं, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। कौन कौन से देशों में है, नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जर्मनी में देखने को मिलती है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए, यहाँ पर विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में कहाँ पर, भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इसमें जो यूरेनियम और थोरियम होता है इनका विखंडन किया जाता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है। एक होता है यूरेनियम, एक होता है थोरियम, इनका नाभिकीय विखंडन किया जाता है, इसके माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है। फायदे बहुत हैं, अनलिमिटेड ऊर्जा बनाई जा सकती है। नुकसान क्या है, अगर इसका रिसाव हो गया तो आसपास की आबादी खत्म हो जाएगी, ये इसका नुकसान है। प्रमुख देश कौन से हैं, अमेरिका और यूरोप इसके प्रमुख देश है। भारत में लिमिटेड जगह पे बनाई जा रही है, जैसे कि ये जगह है यहाँ पे बनाई जा रही है। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में तारापुर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश है। केगा कर्नाटक है। भारत में यहाँ परमाणु पर ये ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, इनके नाम याद रखना। कल्पम तमिलनाडु है, तारापुर महाराष्ट्र है, राणा प्रताप सागर राजस्थान है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, केगा कहाँ पर है, कर्नाटक है। यहाँ पर परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं और यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा है वो प्राप्त की जा रही है, ठीक है। ये थोरियम यूरेनियम ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं। अब आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब जमीन के अंदर से जो पानी आता है उसके कारण जो ऊर्जा बनती है ना, उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ये हॉट स्प्रिंग के कारण बनती है। गर्म ये धरती है, धरती से गर्म झरने बाहर आएगी, उसके कारण ये एनर्जी बनेगी। फायदे क्या है, फायदे लिमिट बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर सकते हो, स्वच्छ होते हैं। नुकसान क्या है, लिमिटेड जगह पर इसका उपयोग कर सकते हो, हर जगह ये यूज में नहीं आ सकती है। कौन कौन से देशों में देखने को मिलती है, अमेरिका में देखने को मिल सकती है, न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में, मध्य अमेरिका में। भारत में कहाँ कहाँ पर है, भारत में मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, पुंगा घाटी, लद्दाख, यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप कहोगे कि राजस्थान में ये सारी चीज़ें प्राप्त कर ले, पॉसिबल नहीं है। गर्म पानी का आना भी जरूरी है, तभी जाके ये प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ये होती है भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर से ऐसे बाहर आएगी। क्या आएगी बाहर, ये देखो, ये झरना है, ये झरना जमीन से बाहर आ रहा है झरना,
परंपरागत मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, पर फिर क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा? क्या इसको लोगों पर किसी भी प्रकार का जानलेवा नुकसान हो सकता है? परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है वो खत्म हो जाएंगे, खत्म होने से नुकसान क्या? आने वाली पीढ़ियों को ये सारी चीजें मिलेगी नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ये चीजें नहीं मिलेगी, तो वो किस पे डिपेंड हो जाएगी? वो लकड़ियां काटना स्टार्ट कर देंगे या फिर क्या सोलर ऊर्जा पर डिपेंड हो जाए, तो त्रासदी आ जाएगी। ओवरऑल नुकसान तो है ही ना, ऐसे नहीं कि तुरंत इंसान खत्म हो जाएगा, पर एक टाइम के बाद में नुकसान तो इसके देखने को मिलेंगे ना। हम एनर्जी के लिए डिपेंडेंट किस पे रहेंगे? सौर ऊर्जा इतनी हमारी एनर्जी की जो जरूरत है वो पूरी नहीं कर पाएगी, तो वर्ल्ड में क्योस आ जाएगा। सर पहट में मतलब मैं समझा नहीं, विशाल किंग, मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो ये देखो यहां से क्या हुआ, झरना आ रहा है, ये जो झरना आ रहा है इसके पास आपने टरबाइन लगा दिए, इसके माध्यम से ऊर्जा बनाई जा रही है। ये भूतापीय ऊर्जा है, ये क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, राइट। टाइडल एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टाइडल एनर्जी मीन्स क्या होता है? जो ये टाइड के कारण आती है ना, ज्वार भाटा के कारण जो एनर्जी देखने को मिलती है वो टाइडल एनर्जी होती है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि आप इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, बहुत कम पॉल्यूशन इससे देखने को मिलता है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि लिमिटेड होता है, ज्वार भाटे पे डिपेंड करता है। अगर टाइड नहीं आएगी तो ये एनर्जी है वो नहीं बनेगी, ये इसके नुकसान है। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? फ्रांस में देखने को मिल जाती है, रसिया में देखने को मिल जाती है। भारत में कहाँ पर? गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है, राइट। ये देखो हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। यही थी। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस यू ऑल नो दैट क्या होती है बायोगैस। सिंपल भाषा में गोबर वगैरह होता है ना, उसको एक खड्डे में डाला जाता है, गोबर वगैरह को खड्डे में डाला जाता है, ऊपर को इस खड्डे को ढक लिया जाता है, लंबे समय तक ये गोबर वगैरह इसमें बने पड़ा रहेगा, ये बन जाएगा गैस के रूप में। फिर इसको एक पाइप की सहायता से बाहर निकाला जाएगा और ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग में लिया जाएगा। ये क्या होता है? ये बायोगैस होता है, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। फायदे क्या है? फायदे यही कि आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है, खर्चा कम आता है। नुकसान क्या है? मीथेन इससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है बायोगैस। ओके, ये टंकी है, यहाँ से बाहर है, ये टंकी है, इसमें हमने वो भर दिया है और मिट्टी वगैरह भर दी है, फिर ऐसे बाहर निकालो और इसका उपयोग करो। सर फिर हम जितने भी कोशिश कर लेते हैं कि एक ना एक दिन मिनरल्स ख़त्म होने हैं, कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक ना एक दिन तो ख़त्म होने ही ना, लिमिटेड सोर्स है। तब तक इंसान हो सकता है और प्रगति कर जाए और नई नई चीज़ें देखने को मिल जाए तो ही पॉसिबल हो सकता है। बाकी एक ना एक दिन तो वैसे ही ख़त्म होने वाले हैं। बट ये है कि धीरे धीरे हमें ना ऑयल का यूज़ कम कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज़ धीरे धीरे कम होने लगा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिले हैं। बट वही दिक्कत मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि एक टाइम के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला चाहिए, या फिर आपको सोलर एनर्जी पे इतना डिपेंड करोगे नहीं तो कोयला खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन तो वैसे ही खत्म होना है, तो वही इसका एंड तो डेफिनेटली है। तो जिस दिन एंड होगा उस दिन पृथ्वी पे वही है, तबाही है, मातम है। तो यही चैप्टर था, मिनरल्स के बारे में था। एनसीईआरटी ने छोटी छोटी डिटेल दी है, इसको एक साथ बैठ के एक साथ बैठने में पढ़ने में फ़ायदा है। एक बार बैठो और इसको ख़त्म करो, वही फ़ायदा है। आप वैसे इसको समझ नहीं सकते हो क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर क्या पाया जाता क्या नहीं पाया था। एक साथ बैठेंगे, एक बड़ा लेक्चर लेंगे और इनके डिटेल में मिनरल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल फिर मिलेंगे 8 बजे करंट अफेयर के सेक्शन में, ठीक है। तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, जो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे ही, आपको जवाब मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम में मिल जाएगी, बाकी जो भी है पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।